हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 37 में हमने सीखा था मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पॉइंट नंबर 1, मेथड नंबर 1 रेशो, और दूसरा नाम था उसका परसेंटेज। ठीक है, जहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करने के लिए क्या करते थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इस तरीके से हमने इसको फाइंड किया था। ठीक है, ये था मेथड नंबर 1 जहाँ पे हमने रेशो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट किया, रेशो के थ्रू, परसेंटेज के थ्रू। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा मेथड दैट इज सेकंड मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दूसरा मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टाइप 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमने 37 लेक्चर नंबर 37 में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का नाम देखा था। ये उन्हीं का नाम है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है। ठीक है, यानी लेक्चर नंबर 38 में भी जो डेफिनेशन आया है, जो कॉन्सेप्ट आया है, वो अल्फ्रेड मार्शल सर के द्वारा ही लिखा गया है, दिया गया है। ठीक है, दूसरा मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज इज कंपेयर, यानी प्रोडक्ट का प्राइस पहले कितना था और बढ़ के कितना हो गया, ये कंपेयर किया जाएगा। Here, the total expenditure refers to the product of a price and quantity demanded। आपने टोटल कितना खर्चा किया होगा, एक्सपेंडिचर कितना किया होगा, ये कैसे पता चलेगा, छोटा सा फॉर्मूले के थ्रू कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना है और आपने कितना खरीदा। ठीक है, लेट्स अगर मैं आपको बताऊं कि आपने एक्सपेंडिचर किया, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप कहेंगे कि हमने 10 kg कोई प्रोडक्ट परचेज किया और उसका प्राइस जो था वो था 2 रुपीज़। 10 kg परचेज किया, 2 रुपीज़ खर्च आपने एक पे खर्चा किया। ठीक है, तो 10 kg के लिए कितना हो गया, एक्सपेंडिचर आपका कितना हो गया, वो हो गया 20। कैसे 20 कैसे हुआ, आपने मल्टीप्लाई किया, एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर कैसे हो गया, आपने जितना प्राइस पे किया है 2 रुपीज़ और जितना क्वांटिटी आपने खरीदा है 10 kg एग्जाम्पल के लिए, तो आपने कितना खर्चा किया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, वो आपका 20 रुपीज़। तो ये था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इज इट क्लियर एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, कि आपने कितना क्वांटिटी खरीदा और हर क्वांटिटी के कब कितना प्राइस आपने पे किया। लेट्स से कोई चीज़ आपने 5 kg परचेज की होती और उसका प्राइस होता 2 रुपीज़, तो हमारा कितना खर्चा हो गया होता, एक्सपेंडिचर कितना हो गया होता, 10 रुपीज़ हो गया होता। ठीक है, ना कंटिन्यू। इन दिस कनेक्शन मार्शल हैज गिवन द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। अब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन किए हैं सेकेंड मेथड में, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड में। वो पॉइंट कौन कौन से, वो 3 मेजर पॉइंट है। आपको याद है जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप पढ़ा था तो हमने वहां पे इसे पढ़ा था, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे ईडी इज ग्रेटर देन 1, यानी जो भी ईडी का आंसर आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। अगर ऑब्वियसली 1.2, 1.3, 1.1, लेकिन जितना भी आएगा 1 से ज्यादा होगा, इलास्टिसिटी से ज्यादा होगा। नाउ व्हेन with a given change in the price of a commodity, total outlay increases, elasticity of demand is greater than 1, जहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, when the given changes in the price, यानी प्राइस में चेंजेस हो गए, आपने एक्सपेंडिचर कितना करना था 2 रुपीज़, लेकिन 3 रुपीज़ खर्चा हो गया, अभी भी आपको वो तो चाहिए होगा 10 kg। ठीक है, तो आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 30 रुपीज़ हो जाएगा। प्रीवियस के एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा था, 20 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 22 रुपीज़ का प्राइस था, अब यहाँ पे 3 रुपीज़ प्राइस हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमको लग रहा है कि हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया है। कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीजेस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन, और जो भी इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो ऑब्वियसली एक से बड़ा होगा, एक से ज्यादा होगा। लेट्स से हमारा इलास्टिसिटी का आंसर जो आया है वो 1.3 आया, तो ऑब्वियसली ये 1.3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये आपको, ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है, जहाँ पे इलास्टिसिटी
रिलेटिवली इलास्टिक में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फिगर होता है उसमें ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है। इस साइन को हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन 1 का साइन, यानी इन शॉर्ट आसान शब्दों में हम समझ लीजिए कि जिसकी तरफ होगा दोनों मुंह, जिस पर्टिकुलर अमाउंट की तरफ दोनों मुंह होगा वो पर्टिकुलर कंपोनेंट बड़ा माना जाएगा, और जिसकी तरफ इसकी पीठ होगी यानी सिंगल कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट को, उस पर्टिकुलर क्लास को जो माना जाएगा वो सिंगल माना जाएगा, लोअर माना जाएगा, छोटा माना जाएगा। क्लियर? तो पॉइंट नंबर 1 हमने पढ़ा रिलेटिवली इलास्टिक जहाँ पे ईडी इज ग्रेटर देन 1। अब पढ़ते हैं टाइप 2। अभी भी हम मेथड नंबर 2 में ही चल रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड में ही चल रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में अलग अलग 3 मेथड थे, हम उसको सीख रहे हैं। तो टाइप 2 द बाइनरी इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे ईडी का जो आंसर आता है 1 आ रहा है। याद आ रहा है आपको, जितना परसेंटेज प्राइस में इंक्रीज होता था उतना ही एग्जैक्टली उतना ही परसेंटेज डिमांड में डिक्रीज होता था। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम इसे क्या कहते थे, यूनिटरी कहते थे, जहाँ पे आंसर जब आप सॉल्व करेंगे आपको याद आ रहा होगा 50% डिवाइड बाय 50% एंड यू विल गेट 1, जहाँ पे परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी 50 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 50 है। तो आंसर ऑब्वियसली कितना आएगा, जब 50-50 को आप कैंसिल करेंगे यू विल गेट 1। ठीक है, चलिए, व्हेन द प्राइस फॉल्स और राइजेस टोटल आउटले डज नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, टोटल आउटले यानी आपके पास जितना स्टॉक है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया लेकिन आपके पास जो जितना आउटले है, जितना स्टॉक है वो तो उतना ही रहेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, जहाँ पे हम पता करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 1 कैसे आएगा। अभी हमने आपको बता दिया आपको 1 कैसे आएगा, कितना क्वांटिटी में चेंज था उतना ही एग्जैक्टली परसेंटेज से प्राइस में भी चेंज था, जिसके जब आगे जो आंसर आया वो आया ईडी इज 1। तो ईडी इज 1 और इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए थर्ड टाइप, यानी सेकेंड पॉइंट का ही थर्ड टाइप हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, जहाँ पे ईडी का जो आंसर होता है वो होता है लेसर देन 1। कैसे, चलिए देखते हैं। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड ईडी इज लेसर देन 1, ये पॉइंट आपको हमेशा नोट डाउन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि कौन से टाइप के नाम में कौन सा इलास्टिसिटी बनता है और कौन से कर्व की तरफ जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, when with a given change in the price of a commodity total outlay decreases, elasticity of demand is lesser than 1। जब कुछ ऐसे केसेस में जब प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करने से डिमांड में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, इसको हम कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया भी गया है। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस टेबल को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पास होगा P, दैट इज प्राइस, फिर होगा Q, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, फिर होगा टोटल आउटले यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी। याद है अभी आपने किया था 2 रुपए का वो प्रोडक्ट था और 10 केजी आपने खरीदा था, तो आपने क्या किया था, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो आपको आ गया थर्ड आंसर। ठीक है, तो 6 रुपए प्रोडक्ट का प्राइस था, 10 केजी हम खरीद रहे थे, मल्टीप्लाई किया, आंसर आपकी जेब से जो गए वो 60 रुपीज गए, टोटल आउटले। 5 रुपए प्राइस था, 20 केजी आप 20 यूनिट आपने खरीदा। ठीक है, तो ऑब्वियसली खरीदा तो आपके पास एक्सपेंडिचर आपने कितना कर दिया, 100 रुपीज कर दिया। जहाँ पे 60 हो या 100 हो, वो ईडी जब आप इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज इन प्राइस, तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो कस्टमर ए का जो है वो कम माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस के बारे में, कस्टमर बी के बारे में। वो भी पे कर रहे हैं, उनके पास कितना प्राइस है, 3 रुपीज, क्वांटिटी डिमांड कितना हो रहा है, 30 केजी वो बेच पा रहे हैं, टोटल कितना जिनका इनकम हो रहा है वो 120 हो रहा है। ठीक है, सेल करने के बाद जो इनकम जो बढ़ा है, टोटल आउटले जो है वो 120 हो रहा है। 120 कैसे आ गया, आपको पता है प्राइस 40 है और क्वांटिटी डिमांडेड 120, आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आ जाएगा 120, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 40 इंटू 30 आपको आंसर आ जाएगा 120, जो 120 आपका वो टोटल आउटले। ठीक है, बात करते हैं अगेन कस्टमर बी के बारे में, जिन्होंने प्राइस और डिक्रीज हो गया, 4 से 3 रुपीज हो गया, तो क्या किया, क्वांटिटी उन्होंने और बढ़ा दिया, 30 से 40 कर दिया। बढ़ता दिख रहा है आपको, यस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली आउटले निकालने के लिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 3 रुपीज प्राइस है, 40 केजी आप बेच पा रहे हैं, तो टोटल आपने कितना खर्चा कर दिया, 120 का खर्चा कर दिया। ऑब्वियसली जब आपका जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी से जब कंपेयर करेंगे तो बराबर है,
क्वांटिटी डिमांडेड भी बराबर है, आउटले भी बराबर है, तो इस मेथड से क्या होगा आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा जहाँ पे ईडी का आंसर 1 आएगा। ठीक है, ईडी इज इक्वल टू 1। ना द लास्ट वन, सी पार्ट। सी में आपको कह रहा है प्रोडक्ट का प्राइस है 2 रुपया, ऑब्वियसली प्राइस और डिक्रीज हो गया तो हमारी क्वांटिटी जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ गई। आप देख पा रहे हैं 40 केजी हम परचेज कर रहे थे, नाउ वी आर परचेजिंग 40 केजी। प्राइस कम हो जाने पे ऑब्वियसली जब टू को 50 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 100। इसी तरीके से प्राइस और ज्यादा फर्दर डिक्रीज हो जाता है, 4 हो गया, 4 से 2, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 हो गया। क्वांटिटी डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, पहले 50 केजी के लिए आप डिमांड हो रहा था, अब 60 केजी के लिए डिमांड होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस और ज्यादा डिक्रीज हो गया। नाउ 1 मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 60, यू विल गेट 60 रुपीज, जहाँ पे ईडी का जो आंसर है वो लेसर देन 1 आएगा। आपको याद रखना रिलेटिवली में यह है, यूनिटरी में जहाँ पे ईडी डिमांड हो और उसका प्राइस हो वो इक्वल हो जाता है, और थर्ड जो कॉलम है वो आपके लिए है रिलेटिवली इनइलास्टिक के लिए, जहाँ पे ईडी इज लेसर देन 1। तो ये 3 मेथड हमने सीखे, 3 मेथड हमने जाने। मेथड नंबर 2 में यानी एक्सपेंडिचर के करने के लिए अलग अलग 3 पॉइंट है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर मेथड जो हमने सीखा उसके अंदर 3 बेसिक टाइप थे, वो ही बेसिक टाइप हमने सीखे। आपको पता है प्राइस इलास्टिसिटी को जो हम पढ़ रहे हैं उसको मेजर करने के 3 मेथड है। एक हमने कल पढ़ा था दैट इज रेशियो मेथड, एक दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा एक और मेथड होता है जो होता है एक्सपेंडिचर मेथड, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब हम पहले हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, टाइप 2 टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है सिंपल वर्ड्स में, उसको एक्सप्लेन करना है कैसे। 6 पर यूनिट and quantity demanded is 5 per unit, demanded is 10 units, therefore the total expenditure incurred is 60। 60 कैसे आया, 6 को मल्टीप्लाई किया आपने 10 से 60 आ गया। when the price falls, प्राइस डिक्रीज हो गया, 5 रुपीज हो गया, 6 रुपया था पहले 5 रुपया हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू 20। क्वांटिटी डिमांड आप देख पा रहे हैं वो बढ़ गया। किसको देख पा रहे हैं, हमें कहाँ से देखना है, हमको इस डायग्राम से देखना है। इज इट क्लियर? बस हमको क्या करना है, एक एक पॉइंट को कवर करते चलना है, जो पॉइंट हमने सीखा है बस वही पॉइंट का एक्सप्लेन करते चलना है आपको। और ऑब्वियसली इतने बड़े पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप शेड्यूल बनाएंगे और लिख देंगे एक हेडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द शेड्यूल, बस वहाँ पे आप पॉइंट वाइज जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है आपको। एक्सप्लेन करते वक्त, आंसर लिखते वक्त इतना बड़ा पैराग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको शॉर्टन कर देना है, स्मॉल कर देना। आपको पता है कि भाई जहाँ फुल स्टॉप होगा वहाँ से एक नया, ज़्यादातर चांसेस ये कि वहाँ से एक नया सेंटेंस बन रहा होगा, बस वहीं पे आप इसको तोड़ देंगे और एक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इसी तरीके से पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, इन दिस केस टोटल आउटले इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, यानी जितना बेनिफिट मिलने वाला था वो और जितना हमने एक्सपेंडिचर किया है वो ज़्यादा है। हेंस एट दिस स्टेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हमें आ गया रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब केस बी के बारे में बात करें। केस बी में क्या हो रहा था, यूनिटरी हो रहा था। कैसे हो रहा था देखते हैं। व्हेन द ओरिजिनल प्राइस इज 4 एंड द क्वांटिटी डिमांड इज 30। देख पा रहे हैं आप केस बी में ओरिजिनल डिमांड जो है वो 4 है और जो प्राइस है वो है 30। क्वांटिटी डिमांड आप कितना खरीद रहे हैं वो है 30 केस बी में। ठीक है, therefore the total expenditure is 120। 120 कैसा आया, 4 multiplied by 30, you will get 120। when the price falls from 3 per unit, quantity demanded rises to 40 units। जैसे ही प्राइस 4 रुपए से 3 रुपया हो गया, क्वांटिटी कम हुआ, उसी समय जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो 30 से 40 केजी हो गया। यानी जहाँ पे आपने देखा प्राइस में गिरावट हुई, उसी तरीके से क्वांटिटी में उसी तरीके से आपने देखा इंक्रीमेंट आपको देखने मिला। पहले आप 4 रुपए का प्रोडक्ट था, 30 केजी परचेस कर रहे थे, 30 केजी परचेस कर रहे थे, अब वो प्रोडक्ट 3 रुपए का हो गया, अब आपने उसको 40 केजी परचेस करना शुरू कर दिया। When the price falls to ₹3 per unit, quantity demanded rises to 40 units। जिसके क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, 40 यूनिट तक बढ़ गया, ये आपको बात पता है। The total expenditure incurred is 120। 120 कैसे आ गया आपको पता चला, 40 into 30 करेंगे तो आ जाएगा आपको 120।
इन द केस द टोटल आउटले इज द सेम इज इक्वल टू ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, यानी जितना हमने खर्चा किया था टोटल आउटले भी उतना ही आया। कैसे आया? हेंस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास इसका शेड्यूल अवेलेबल है, आप देख पा रहे हैं 120, अब देख पा रहे हैं हम इसी 120 के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एट दिस पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, आपको पता है जहाँ पे 120 अपॉन 120 करेंगे यू विल गेट 1, ठीक है। तो ईडी का आंसर जो है वो 1 है, आपको याद रखना है। दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 1 आ जाता है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब टाइप सी यानी केस सी में अब चल रहा है। केस सी में क्या हो रहा है, पहले आप शेड्यूल देख लीजिए, कोई नई बात नहीं है, सिंपल फिगर्स है, बस आपको क्या करना है, फिगर्स सही लिखने, आपको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको फाइंड आउट नहीं करने कह रहा है, आपको कोई थ्योरी नहीं पूछा जाएगा या प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाएगा कि भाई इसको सॉल्व करके दिखाइए, आपको एग्जाम में इसके रिगार्डिंग थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो केस सी में ओरिजिनल प्राइस इज ₹2 पर यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 50। प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, 2 रुपया था, हम कितना खरीद रहे थे, 50 किलो खरीद रहे थे। Therefore the total expenditure is 100, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, 100 हो रहा था। कैसे, 2 into 50 करोगे आपको आंसर आ जाएगा 100। When the price falls from 1 per unit, अब क्या हुआ, 2 रुपए से प्रोडक्ट का प्राइस जो वो कम होकर 1 रुपया हो गया। अब आपको पता है इसका फर्क क्या होगा, the total expenditure incurred is ₹60, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका, इंक्रीज हो गया, वो 60 हो गया। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया आंसर आपको 60, 1 into 60 किया, फिर 6 आपका हो गया, जो एक्सपेंडिचर है वो हो गया वो हो गया आपका 60, ठीक है। इन दिस केस टोटल आउटले इज लेसर देन द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आप कितना कर पा रहे हैं, 100 कर रहे हैं, आउटले आपको कितना मिला है, 60 का मिला। देयरफॉर हाँ, इन दिस केस टोटल आउटले इज लेसर देन द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, हेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेसर देन 1। आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर क्या इतना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। जहाँ पे लेसर देन ईडी का आंसर इज लेस देन 1 आता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो ये था मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हमने सीखा, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर डिफिकल्ट है, एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट है, लेकिन बस आपको उसका मतलब समझ में आ गया, देन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वर्ड बाय वर्ड इस टॉपिक को याद नहीं करना है, आपको बस वो मेथड समझना है, उस मेथड के बारे में कुछ जानना है और उसमें अपने डायग्राम बना के, एक शेड्यूल बना के बस उसको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेथड नंबर 3 के साथ। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।